क्या आप चाहते हैं कि अगली गर्मियों तक आपको स्ट्रॉबेरी का ढेर सारा और रसदार उत्पादन मिले, एक साल बाद नहीं? तो वसंत की भागदौड़ और अंदाजे से रोपण को भूल जाइए। आज हम आपको पतझड़ में स्ट्रॉबेरी लगाने के सारे राज बताएंगे और मैं आपको जड़ें लगाने का इतना आसान तरीका दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तैयार हो जाइए। इस वीडियो के बाद आपकी क्यारियां कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। तो पतझड़ ही क्यों? ये बहुत आसान है और इसी में असली राज छिपा है। प्रकृति ने पहले ही हमारे लिए सब कुछ तय कर रखा है। वसंत में पौधा तनाव में रहता है। उसे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। जड़ें फैलाना, हरी पत्तियां उगाना, फूल खिलाना और फल तैयार करना। ये बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन पतझड़ में सब कुछ अलग होता है। लगाने के बाद स्ट्रॉबेरी को कोई जल्दी नहीं होती। ये धीरे धीरे और मजबूती से पाला पड़ने तक अपनी शक्तिशाली जड़ प्रणाली विकसित करती है, फिर आराम करती है और वसंत में पूरी तैयारी के साथ गर्मी का स्वागत करती है। अपनी सारी ऊर्जा बम्पर उत्पादन में लगाने के लिए तैयार रहती है। तो चलिए, अब हम अपने इस आसान तरीके को एक एक कदम करके समझते हैं और शुरुआत हम सबसे अहम चीज से करेंगे, यानी इसकी नींव से। यह है पतझड़ में पौधे लगाने के लिए सही समय का चुनाव। आप जानते हैं, यह खेल की तरह है। एक सही शुरुआत बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत जल्दी, जैसे अगस्त की तेज गर्मी में पौधे लगाते हैं, तो नाजुक पौधे बस झुलस जाएंगे, या इससे भी बुरा यह हो सकता है कि वे मौसम को गलत समझकर फूल देने लगे। जबकि इस समय हमें फूल नहीं, बल्कि मजबूत जड़ें चाहिए। अगर आप बहुत देर से, जब पाला पड़ने में बस एक दो हफ्ते बचे हों, पौधे लगाते हैं, तो जड़ प्रणाली जमीन में ठीक से पकड़ नहीं बना पाएगी। ऐसा पौधा कमजोर रहेगा और शायद अपनी पहली सर्दी भी न झेल पाए। तो फिर सही समय क्या है? एक आसान सा नियम है। पौधे को स्थायी पाला पड़ने से पहले लगभग 3-4 हफ्ते तक गर्म मौसम मिलना चाहिए। ये समय उसके लिए अच्छी तरह से जड़ पकड़ने के लिए काफी होगा। जाहिर है, सबके लिए कोई एक तारीख तय नहीं है। अगर आप दक्षिण में रहते हैं, तो आपके लिए यह समय सितंबर के अंत से लेकर पूरे अक्टूबर तक हो सकता है। मध्य भारत के लिए आदर्श अवधि अगस्त के अंत से लेकर सितंबर के मध्य तक है। वहीं उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे यूराल और साइबेरिया में, देर न करें और अगस्त में ही रोपण कर दें। इसलिए यह मुख्य सलाह यह है, कैलेंडर पर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान दें। जैसे ही तेज गर्मी कम हो जाए और रातें ठंडी होने लगे, समझो कि समय आ गया है। इस पल को पहचानना एक शानदार फसल की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना है। अब बात करते हैं हमारी होने वाली स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए सही जगह की। स्ट्रॉबेरी को सूरज की रोशनी बहुत पसंद होती है। इसे आप सूरज की सच्ची बेटी कह सकते हैं। उसे जितनी ज्यादा धूप मिलेगी, आपकी स्ट्रॉबेरी उतनी ही मीठी, सुगंधित और बड़ी होगी। इसलिए घर के पीछे या सेब के पेड़ों के नीचे वाली छायादार जगहों को भूल जाइए। हमें प्लॉट में सबसे ज्यादा धूप वाली जगह चाहिए, जहां दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे सूरज की सीधी रोशनी आती हो। आदर्श रूप से यह एक समतल जमीन होनी चाहिए, या फिर एक हल्का दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ ढलान। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे ढलान पर जमीन वसंत में जल्दी गर्म होती है और बारिश या बर्फ पिघलने के बाद अतिरिक्त पानी या नमी रुकती नहीं है। निचली जगहों से बचे। वहां ठंडी हवा जमा होती है और जड़ों के ठंड से जमने या सड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अनुभवी बागवानों का एक और महत्वपूर्ण राज, स्ट्रॉबेरी लगाने से पहले देखें कि उस जगह पर कौन सी फसल उगाई गई थी। आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के बाद वाली क्यारियां बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इनकी और स्ट्रॉबेरी की बीमारियां एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर वहां प्याज, लहसुन, गाजर, मटर या कोई भी हरी सब्जियां उगाई गई थीं, तो यह एक आदर्श जगह है। ये मिट्टी को स्वस्थ रखती है और स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे अच्छी पूर्ववर्ती फसलें मानी जाती है। सही जगह का चुनाव ही आपकी आधी सफलता की गारंटी है। तो जगह तय हो गई है।
अब सबसे महत्वपूर्ण काम है क्यारी तैयार करना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि यह घर की नींव की तरह है। आपकी 90% सफलता इसी पर निर्भर करती है। शुरुआत करनी है पूरी तरह से सफाई से। आपको सभी खरपतवार, खासकर बारहमासी घास फूस जैसे दूब घास और गाजर घास, बिल्कुल जड़ से उखाड़ने होंगे। आलस मत कीजिए, एक एक जड़ चुनकर निकालिए। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो वसंत में ये आपके दुश्मन बन जाएंगे और स्ट्रॉबेरी से पानी और पोषक तत्व छीन लेंगे। क्यारी साफ होने के बाद उसे गहराई तक खोदना होगा, पूरी एक फावड़े की गहराई तक। हमारा मकसद है मिट्टी को इतना ढीला और हवादार बनाना कि वह एक मुलायम तकिए या गद्दे जैसी हो जाए, जिसमें कोमल नई जड़ों को आसानी से और आराम से बढ़ने में मदद मिले। मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को रेक से तोड़ना बहुत जरूरी है, और यहीं पर छिपा है एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। खुदाई के बाद क्यारी को बैठने देना चाहिए। उसे कम से कम 1 हफ्ता या बेहतर हो तो 2 हफ्ते ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप नए पौधे तुरंत ताजी खोदी हुई भुरभुरी मिट्टी में लगा देंगे तो बारिश और सिंचाई के बाद मिट्टी बैठ जाएगी और अपने साथ पौधों को भी नीचे खींच लेगी। इसके परिणाम स्वरूप पौधों का दिल, ग्रोइंग पॉइंट, जमीन के नीचे दब जाएगा, जिससे पौधे के मरने की लगभग गारंटी है। तो जल्दबाजी न करें, मिट्टी को थोड़ा संभलने का समय दें। अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने से पहले जमीन को क्या पोषण दें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो पोषक तत्वों की बहुत भूखी होती है। उसे सर्दियों और वसंत के लिए पोषण का अच्छा शुरुआती भंडार देने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह सब समझदारी से करना चाहिए। 1 वर्ग मीटर की क्यारी के लिए मैं लगभग 1 बाल्टी अच्छी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद डालने की सलाह देता हूं। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई और परिपक्व हो, जो देखने में भुरभुरी मिट्टी जैसी लगे और जिसकी खुशबू भी जमीन जैसी ताजी हो। इसके साथ ही 1 कप लकड़ी की राख भी मिलाए। यह पोटेशियम का शानदार स्रोत है, जो फलों को मीठा बनाता है, और फास्फोरस का भी, जो जड़ों के अच्छे विकास के लिए जरूरी है। राख मिट्टी की अम्लता को थोड़ा कम भी करती है, जो स्ट्रॉबेरी को बहुत पसंद आता है। और एक संतुलित खाद के रूप में 1 बड़ा चम्मच नाइट्रो अमोफॉस का भी डाल सकते हैं। इसके दाने धीरे धीरे घुलते रहेंगे, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहेगा। इन सभी चीजों को तैयार की गई क्यारी की सतह पर समान रूप से बिखेर दें, और फिर एक बार हल्की खुदाई करें या रेक की सहायता से अच्छी तरह मिला दें, ताकि सारी खाद मिट्टी की ऊपरी परत में अच्छी तरह घुल जाए। इस तरह पोषक तत्वों से भरपूर यह मिश्रण पौधों को जल्दी जड़ पकड़ने और भविष्य में भरपूर फसल देने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करेगा। तो आइए अब एक बहुत ही लोकप्रिय लेकिन बेहद खतरनाक गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से नए बागबान, खासकर वे जो पुराने जमाने की सलाह सुनते हैं, यकीन रखते हैं कि सबसे अच्छी खाद गोबर है, और वे इसे बुवाई से पहले अपनी क्यारियों में भरपूर मात्रा में डाल देते हैं। दोस्तों, शरद ऋतु में स्ट्रॉबेरी लगाते समय ताजी गोबर की खाद का प्रयोग बिल्कुल न करें। ये सबसे बड़ी और विनाशकारी गलतियों में से एक है। क्यों? सबसे पहले, ताजी जैविक खाद के सड़ने पर बहुत अधिक गर्मी निकलती है। ये पौधों की नाजुक नई जड़ों को सचमुच जला सकती है। पौधा जड़ नहीं पकड़ेगा बल्कि मर जाएगा। दूसरा, ताजी गोबर की खाद में आक्रामक और तेज अमोनिया होता है, जो जड़ों के लिए भी जहरीला होता है। तीसरा, ये कीटों के लार्वा जैसे जून बग के लिए एक वास्तविक प्रजनन स्थल और हानिकारक फंगस का घर होता है। आप मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे संक्रमित कर देंगे। अगर आपके पास केवल ताजी गोबर की खाद है, तो इसे बसंत में पिछली फसल बोने से पहले मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर डालना चाहिए था, ताकि शरद ऋतु तक यह पूरी तरह से सड़ जाए। इस आसान नियम को याद रखें। शरद ऋतु में केवल पूरी तरह से सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करें। ताजी गोबर की खाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात करते हैं लगाने के लिए पौधे चुनने की। इनकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है कि हमारे पौधे कितने अच्छे से लगेंगे और फसल कैसी होगी।
हमारे पास दो मुख्य विकल्प हैं। पहला है ताजे कलमे, जो आप अपने ही पुराने फल देने वाले पौधों से लेते हैं। दूसरा विकल्प है ट्रे में तैयार की गई पौध, जिसे आप नर्सरी या बागवानी केंद्र से खरीद सकते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अपने पौधों से ली गई पौध या कलम मुफ्त होती है और आपको अपनी किस्म वैरायटी के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। लेकिन इसमें पुरानी पौध से बीमारियों और कीटों को नई जगह पर फैलाने का जोखिम रहता है। इसके अलावा कलमों की गुणवत्ता अक्सर अलग अलग होती है। ट्रे में तैयार की गई पौध आमतौर पर स्वस्थ और मजबूत होती है। इनकी जड़ें पूरी तरह विकसित और सुरक्षित होती है। ऐसे पौधे रोपण के समय कम से कम तनाव झेलते हैं और लगभग 100% गारंटी के साथ लग जाते हैं। लेकिन जाहिर है, इनके लिए पैसे देने पड़ते हैं और ये जोखिम भी रहता है कि आप लेबल पर बताई गई किस्म से अलग कोई और किस्म खरीद लें। तो क्या चुनें? अगर आप अपने पुराने पौधों के स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त हैं और उनसे अच्छी फसल मिली है, तो बेझिझक कलमे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी स्ट्रॉबेरी में कोई बीमारी थी या आप नई किस्में आजमाना चाहते हैं, तो जोखिम न लें। किसी भरोसेमंद जगह से अच्छी गुणवत्ता वाली ट्रे पौध खरीदना बेहतर होगा। यह एक ऐसा निवेश है जिसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप अपने ही स्ट्रॉबेरी के पौधों से निकले रनर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें तैयार करने का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी राज है। सिर्फ मदर प्लांट से रोजेट को तोड़कर तुरंत नई जगह पर लगाने की गलती न करें। ऐसा करने पर छोटा पौधा बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस महसूस करेगा। सबसे अच्छा है कि उन्हें पहले से तैयार किया जाए। सबसे मजबूत और स्वस्थ स्ट्रॉबेरी के पौधे चुनें जो 2-3 साल पुराने हों। उन्हीं में सबसे शक्तिशाली रनर्स बनते हैं। हमें पहली, ज्यादा से ज्यादा दूसरी पीढ़ी के रोजेट्स चाहिए, यानी जो मदर प्लांट के सबसे नजदीक हों। जैसे ही ऐसे रोजेट में अपनी छोटी जड़ें दिखने लगे, एक छोटा गिलास या गमला ले, उसे भुरभुरी मिट्टी से भरे और रोजेट को इस गिलास की मिट्टी की सतह पर बस पिन कर दें, रनर को मुख्य पौधे से अलग किए बिना। यानी हम पौधे को अपनी जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम विकसित करने का मौका देते हैं, जबकि वह मदर प्लांट से पोषण लेता रहता है। कुछ हफ्तों में गिलास में जड़ों का एक मजबूत गुच्छा बन जाएगा। अब आप बेझिझक रनर को काट सकते हैं और आपके हाथ में बंद जड़ प्रणाली, क्लोज्ड रूट सिस्टम वाला एक पौधा होगा, जो बिना किसी परेशानी के आसानी से प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट झेल लेगा। यह आसान तरीका पौधों के जीवित रहने की संभावना को काफी बढ़ा देता है और उन्हें एक मजबूत शुरुआत देता है। और अगर आप तैयार पौध खरीद रहे हैं, खासकर बाजार में निजी विक्रेताओं से, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है ताकि आपको धोखा न मिले। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन पर ध्यान देकर आप वाकई अच्छी और स्वस्थ पौध चुन सकते हैं। सबसे पहले, पत्तियों पर ध्यान दें। कम से कम 3-4 पत्तियां होनी चाहिए। ये स्वस्थ गहरे हरे रंग की होनी चाहिए, जिन पर कोई दाग, छेद या सफेद परत न हो। पीली, मुरझाई हुई या विकृत पत्तियां बीमारी या पोषण की कमी का स्पष्ट संकेत है। दूसरा, पौधे के केंद्रीय भाग, जिसे दिल भी कहा जाता है, पर गौर करें, यह वह मुख्य कली होती है जहां से नए पत्ते निकलते हैं। इसे मजबूत, लचीला और हरा होना चाहिए, जिसकी मोटाई कम से कम 7 मिलीमीटर हो। अगर यह हिस्सा पतला और कमजोर है, तो उससे एक अच्छा, घना पौधा नहीं बन पाएगा। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, जड़ें। अगर आप ट्रे में लगी पौध, कासेट वाली, खरीद रहे हैं, तो मिट्टी का गोला पूरी तरह से सफेद, स्वस्थ जड़ों से लिपटा होना चाहिए। जब आप पौध को ट्रे से बाहर निकालें, तो मिट्टी का गोला बिखरना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप खुली जड़ों वाली पौध ले रहे हैं, तो जड़ों का गुच्छा घना, हल्के रंग का और कम से कम 5-7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। किसी भी स्थिति में जड़ें काली, सूखी या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हर पौध को ध्यान से जांचने में बिल्कुल भी संकोच न करें। 5 मिनट सही पौध चुनने में लगाना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में लगाए गए पैसों और समय का अफसोस हो। तो हमारी क्यारी बिल्कुल तैयार है और सबसे अच्छे पौधे हमारे पास हैं।
अब बारी है सबसे जादुई पल की, पौधारोपण की। लगता है इससे आसान और क्या होगा। एक छोटा गड्ढा खोदा, एक पौधा उसमें रखा और मिट्टी से भर दिया। पर जैसा कहते हैं ना, असल खेल तो बारीकियों में ही छिपा है। इस प्रक्रिया को कितनी सही तरीके से किया गया है, इसी पर निर्भर करेगा कि स्ट्रॉबेरी कितनी जल्दी जड़ें जमाएगी और कहीं पहली ही सर्दी में मर तो नहीं जाएगी। पौधों को लगाने के लिए सबसे अच्छा समय बादल वाला मौसम या शाम का होता है, जब सूरज की धूप इतनी तेज न हो। इससे पौधों को अनावश्यक तनाव से बचाया जा सकेगा। गड्ढे खोदने से पहले रेक की मदद से क्यारी की सतह को एक बार फिर अच्छी तरह समतल कर लें। हमें एक बिल्कुल समतल जगह चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि पंक्तियों को सीधा रखने के लिए आप एक साधारण मार्कर का इस्तेमाल करें या एक डोरी बांध लें। यह न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि आगे की देखभाल, निराई गुड़ाई और फल तोड़ने के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। जल्दबाजी न करें, सब कुछ सावधानी से और प्यार से करें, क्योंकि हम सिर्फ पौधे नहीं लगा रहे, हम अपने भविष्य के बेरी के स्वर्ग की नींव रख रहे हैं। और सही तरीके से लगाया गया हर एक पौधा अगली गर्मियों में रसीली और मीठी बेरीज की गारंटी है। लेकिन अपने पौधे को मिट्टी में लगाने से पहले एक बहुत जरूरी कदम उठाना है। इसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे अक्सर नुकसान होता है। यह है जड़ों को भिगोना, ताकि उन्हें तुरंत एक मजबूत शुरुआत मिल सके। यह खासकर उन पौधों के लिए अहम है जिनकी जड़ें खुली होती है और जो लाने ले जाने या स्टोर करने के दौरान थोड़ी सूख सकती है। खुली हवा में सिर्फ आधे घंटे भी छोटी, पानी सोखने वाली जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन जड़ों को फिर से जीवन देने और तेज वृद्धि का प्रोत्साहन देने के लिए हम एक विशेष घोल तैयार करेंगे। सबसे आसान और प्रभावी तरीका है जड़ें विकसित करने वाले उत्तेजक, रूट स्टिमुलेटर्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि कॉर्नविन या हेटेरोनक्सिन। बस पाउडर को निर्देशानुसार पानी में घोलें और उसमें पौधों की जड़ों को 1 से 2 घंटे के लिए डुबोकर रखें। अगर आपके पास कोई विशेष रसायन उपलब्ध नहीं है, तो आप घरेलू उपाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शहद का घोल, 1 चम्मच शहद 1 लीटर पानी में। शहद में कई पोषक तत्व होते हैं जो जड़ों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। जड़ों को भिगोने से वे नमी से भर जाती है, फिर से सक्रिय हो जाती है और इससे पौधा नई जगह पर बहुत तेजी से ढल पाता है। जिन पौधों की जड़ें कैसेट या गमले में बंद होती है, यानी क्लोज्ड रूट सिस्टम वाले पौधे, उन्हें ज्यादा देर तक भिगोने की जरूरत नहीं होती। उन्हें लगाने से 1 घंटा पहले कैसेट में मिट्टी के गोले को कॉर्नविन मिले पानी से अच्छी तरह भिगो दें। यह आसान तरीका पौधों के खराब होने की आशंका को कम करता है और उनकी अच्छी तरह से जड़ पकड़ने की गारंटी देता है। जड़ें तैयार हो चुकी है, अब गड्ढे खोदने हैं। यहां भी सही आकार और दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बड़े गड्ढे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत छोटे गड्ढे भी उपयुक्त नहीं होंगे। एक आदर्श गड्ढा ऐसा होना चाहिए जिसमें पौधे की जड़ें बिना मुड़े या टूटे आराम से समा सकें। आमतौर पर इसकी गहराई और चौड़ाई लगभग 20-25 सेंटीमीटर होती है। इतना पर्याप्त है ताकि जड़ें ढीली और उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह अपनी जगह बना सकें। अब रोपण की योजना के बारे में बात करते हैं। कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन मैं सबसे आसान और उजमाया हुआ तरीका एकल पंक्ति रोपण सुझाता हूं। इस तरीके में हम पंक्तियों को एक दूसरे से 60-70 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाते हैं। पंक्तियों के बीच की यह चौड़ी जगह भविष्य में झाड़ियों को अच्छी हवा, वेंटिलेशन प्रदान करेगी, जो फंगल बीमारियों से बचाव का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आपको पंक्तियों के बीच चलने, पौधों की देखभाल करने और जामुन तोड़ने में भी बहुत आसानी होगी। एक ही कतार में झाड़ियों के बीच की दूरी हम लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। लालच न करें और पौधों को ज्यादा घना न लगाएं। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि क्यारी में बहुत खाली जगह है, लेकिन मेरा विश्वास करें, अगली गर्मियों तक ही झाड़ियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उन्हें जगह कम पड़ जाएगी। घनी पौध छोटे जामुन और बीमारियों के फैलने का सीधा मार्ग है। इन आसान दूरियों का पालन करना आने वाले कई सालों तक एक स्वस्थ
और फलदायी बागान की गारंटी है। हम आ पहुंचे हैं शुरुआती बागवानों की सबसे आम और सबसे विनाशकारी गलती पर। वह है रोपण की गलत गहराई। मैंने सैकड़ों क्यारियां देखी हैं जहां आधे पौधे इसी वजह से मर गए। यहाँ दो चरम स्थितियां हैं और दोनों ही बराबर बुरी है। पहली चरम स्थिति है बहुत गहरा रोपण। इसमें माली पौधे को जमीन में बहुत ज्यादा दबा देता है, जिससे उसका केंद्रीय भाग, जिसे ग्रोथ पॉइंट या क्राउन कहते हैं, मिट्टी से पूरी तरह ढक जाता है। ऐसे में ये क्राउन खासकर नम मौसम में सड़ने लगता है और पौधा बस मर जाता है। वह कुछ समय तक संघर्ष कर सकता है, लेकिन आप उससे अच्छे विकास और पैदावार की तो उम्मीद ही न करें। दूसरी चरम स्थिति है बहुत उथला, यानी ऊंचा रोपण। इसमें क्राउन इसके विपरीत जमीन से बहुत ज्यादा बाहर निकला रहता है और जड़ों का ऊपरी हिस्सा खुला रह जाता है। ऐसी जड़ें धूप और हवा में जल्दी सूख जाती है और सर्दियों में वे सबसे पहले पाले से प्रभावित होती है। नतीजतन पौधा ठीक से जम नहीं पाता, बीमार पड़ता है और वह भी मर सकता है। यह देखने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, 1 सेंटीमीटर इधर या उधर, लेकिन स्ट्रॉबेरी के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। इसलिए अब हम एक आसान नियम पर चर्चा करेंगे जो आपको इस गंभीर गलती से हमेशा के लिए बचने में मदद करेगा। यह एक आसान नियम आपके पौधों को बचा सकता है। इसे हमेशा याद रखें। स्ट्रॉबेरी के पौधे में आपको उसका क्राउन, मुकुट ढूंढना होगा। यही वह केंद्रीय कली या वृद्ध बिंदु है जहां से नए पत्ते निकलते हैं। तो पौधा लगाते समय ये क्राउन ठीक मिट्टी के स्तर पर होना चाहिए, ना ऊपर और न नीचे। व्यवहार में यह कैसे करें? ये बहुत आसान है। जब आप गड्ढा खोद ले तो उसके बीच में थोड़ी सी मिट्टी का एक छोटा टीला बनाइए। अब पौधा लें और उसकी जड़ों को इस टीले के ढलानों पर सावधानी से फैलाइए, जैसे कि आप उसे कोई स्कर्ट पहना रहे हो। इस बात का ध्यान रखें कि पौधे का क्राउन आपकी क्यारी की सतह के ठीक बराबर रहे। इसके बाद धीरे धीरे गड्ढे को चारों तरफ से मिट्टी से भरना शुरू करें और बीच बीच में हाथों से हल्का दबाते रहे, ताकि जड़ों के आसपास हवा की कोई जगह न बचे। जब गड्ढा पूरी तरह से भर जाए तो एक बार फिर क्राउन की स्थिति जांच लें। यह मिट्टी से थोड़ा सा बाहर झांकता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर लटका हुआ नहीं। गड्ढे के अंदर टीला बनाने की यह आसान तरकीब आपके पौधे को डूबने नहीं देगी और आपको सही गहराई पर पौधा लगाने में मदद करेगी। 1 या 2 पौधों पर अभ्यास करें और आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि यह कितना आसान है। जब आप पौधे को गड्ढे में लगा दें और उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें, तो उसे सही तरीके से पानी देना बहुत जरूरी है। और इसमें भी एक खास बात है, आपको सिर्फ ऊपर से पत्तियों पर तेज धार से पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से जड़ों के आसपास की मिट्टी बह सकती है और जड़ डीढ़ें बाहर निकल सकती है। रोपण के बाद सही तरीका यह है कि जड़ों के आसपास की मिट्टी को धीरे धीरे और अच्छी तरह से भिगोया जाए। हर छोटे पौधे के लिए कम से कम आधा लीटर और हो सके तो 1 पूरा लीटर गुनगुना और ठहरा हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को धीरे धीरे बिल्कुल जड़ के पास डालना चाहिए, ताकि वह फैलने की बजाय पूरी तरह से मिट्टी में समा जाए। इससे मिट्टी में बची हुई हवा निकल जाएगी और जड़ों का मिट्टी से सीधा संपर्क बनेगा। यह पौधे की जल्दी जड़ पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जब पानी पूरी तरह से सोख लिया जाए तो आप देखेंगे कि मिट्टी थोड़ी नीचे बैठ गई है। ऐसे में पौधे के चारों ओर थोड़ी सूखी मिट्टी या खाद डालनी चाहिए। इस तरीके को सूखा पानी या ड्राई वाटरिंग कहते हैं। यह एक पतली मल्चिंग परत बनाता है जो मिट्टी की ऊपरी परत को सूखने से रोकती है और नमी को ज्यादा देर तक बनाए रखने में मदद करती है। पौधा लगाने के बाद अगले 1 हफ्ते तक क्यारी की नमी का खास ख्याल रखें। अगर मौसम सूखा है तो पौधों को हर 2 या 3 दिन में पानी दें। हमारे पौधे लग चुके हैं और उन्हें पानी भी दे दिया गया है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आराम से और सुरक्षित रूप से सर्दियों को पार कर सके। और इस काम में मल्चिंग ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कई बागवान, खासकर नए लोग, मल्चिंग को बस एक अतिरिक्त या अनावश्यक काम समझते हैं।
लेकिन शरद ऋतु में स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए यह कोई शौक नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी कदम है। तो आखिर मल्च करती क्या है? सबसे पहले ही पौधों की जड़ों को तापमान में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव से बचाती है। मल्च की परत के नीचे जमीन धीरे धीरे जमती है और उतनी गहराई तक नहीं। वहीं बसंत में अचानक पिघलने और फिर से पाला पड़ने का खतरा भी उतना नहीं रहता। यह युवा और अभी तक मजबूत न हुई जड़ों को मरने से बचाता है। दूसरा, मल्च मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिससे आपको कम पानी देना पड़ता है। तीसरा, यह खरपतवारों की बढ़ोतरी को रोकती है, जो शरद ऋतु की हल्की गर्मी में उग सकते हैं। और आखिर में जैविक मल्च धीरे धीरे खाद में बदल जाती है, जिससे हमारे पौधों को अतिरिक्त पोषण मिलता है। तो इस तरह शरद ऋतु में ही अपनी क्यारी को मल्च करके आप एक साथ कई समस्याओं का समाधान करते हैं और अपनी स्ट्रॉबेरी के लिए सर्दियों के लिए एकदम सही माहौल तैयार करते हैं। स्ट्रॉबेरी को पत्तड़ में लगाने के लिए सबसे अच्छी मल्च कौन सी है? विकल्प तो कई है, लेकिन सभी उतने प्रभावी नहीं होते। ताजी पुआल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्दियों में चूहे इसमें अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं और साथ ही वे आपके छोटे पौधों के केंद्रीय भाग को भी चट कर जाते हैं। ताजा बुरादा भी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ये बहुत ज्यादा नमी सोख लेता है, बर्फ की मोटी परत में जम जाता है और मिट्टी को अम्लीय बना सकता है। पतझड़ के लिए आदर्श मल्च वह है जो हल्की, हवादार हो और आपस में चिपके नहीं। मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा तो शंकुधारी पेड़ों की सूखी पत्तियां हैं, जैसे चीड़ या देवदार के जंगल से गिरी हुई पत्तियां। यह ठंडा से बेहतरीन बचाव करती है, हवा को आने जाने देती है, ग्रे मोल्ड, भूरी सड्डन को पनपने नहीं देती और कुछ कीटों को भी दूर रखती है। अच्छी तरह सड़ी हुई खाद या पीट मॉस भी बहुत बढ़िया काम करता है। ये न केवल जड़ों को गर्म रखते हैं, बल्कि अतिरिक्त खाद का भी काम करते हैं। सूखी पत्तियों का कचरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केवल उन पेड़ों से जो बीमार न हो, जैसे बर्च या मेपल। मल्च की परत लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। इसे पौधों के चारों ओर बिछाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पौधे का केंद्रीय भाग न ढके। मल्चिंग रोपण के तुरंत बाद नहीं, बल्कि स्थिर पाला पड़ने के करीब शुरू करनी चाहिए, जब मिट्टी की ऊपरी परत हल्की जमने लगे। अगर आपकी पतझड़ में लगाई हुई स्ट्रॉबेरी अचानक फूलने लगे तो क्या करें? ऐसा कभी कभी हो जाता है, खासकर जब पतझड़ लंबा और गर्म हो। पौधा मौसम पहचानने में गलती कर देता है और सोचता है कि अब फल देने का समय आ गया है। घबराइयो नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। छोटे पौधे पर फूल देखना बेशक मन को भाता है, पर इस समय हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पौधे की सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए, एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करना, ताकि वह सफलतापूर्वक सर्दी गुजार सके। फूल आना और उससे भी बढ़कर फल लगना ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खर्च है, जो सर्दी से पहले पौधे को बहुत कमजोर कर देगा। इसलिए चाहे कितना भी अफसोस क्यों ना हो, जितने भी फूल के डंठल दिखे, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के हटा दें। जैसे ही आप उन्हें देखें, बस उन्हें सावधानी से बिल्कुल आधार से नोच दें, उन्हें खिलने न दें। यह आसान सा काम करके आप पौधे की सारी ऊर्जा को अभी के बेकार फूल आने से हटाकर जड़ें मजबूत करने की कहीं ज्यादा जरूरी प्रक्रिया पर लगा देंगे। और वसंत ऋतु में वही पौधा आपको कहीं अधिक शक्तिशाली और भरपूर फूल देकर धन्यवाद देगा, जिससे आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। बागवानी करने वालों के बीच एक और पुराना सवाल जो हमेशा बहस का विषय बना रहता है, क्या सर्दियों से पहले छोटे पौधों की पत्तियां काटनी चाहिए या नहीं? इंटरनेट पर आपको इस बारे में ढेरों विरोधाभासी सलाह मिल जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि सारी पत्तियां काट देनी चाहिए, ताकि पौधा उन्हें बनाए रखने में अपनी ऊर्जा न लगाए, जबकि कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि पत्तियों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। आइए जानते हैं कि सच क्या है। सच्चाई हमेशा की तरह बीच में ही कहीं होती है। पतझड़ में अभी अभी लगाए गए पौधों की सारी पत्तियां पूरी तरह से काट देना एक बहुत बड़ी गलती होगी।
पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने की फैक्ट्री होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से इन्हीं में शर्करा और अन्य पोषक तत्व जमा होते हैं, जो बाद में जड़ प्रणाली में जाकर पौधे को सर्दियों का सामना करने में मदद करते हैं। पौधे से सारी पत्तियां हटाकर आप उसे सर्दियों के लिए उसके जरूरी भंडार से वंचित कर देते हैं और उसे बहुत कमजोर बना देते हैं। इतना ही नहीं, पत्तियों का एक गुच्छा ठंड से पौधे के मुख्य भाग के लिए एक अतिरिक्त प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम भी करता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पौधों का निरीक्षण करना तो बनता है। अगर आपको कोई बीमार, सूखी, क्षतिग्रस्त या धब्बेदार पत्तियां दिखती हैं, तो उन्हें जड़ के पास से सावधानी से हटा देना चाहिए। लेकिन सभी स्वस्थ और हरी पत्तियों को तो जरूर छोड़ दें। वे कड़ाके की ठंड पड़ने तक हमारी आने वाली फसल के लिए काम करती रहेंगी। याद रखें, पतझड़ में नए पौधों की केवल सफाई वाली छंटाई करनी चाहिए, पूरी तरह से नहीं। आइए उस सबसे बड़े डर को दूर करें जो कई लोगों को पतझड़ में स्ट्रॉबेरी लगाने से रोकता है। नन्हे पौधे सर्दियों में जरूर जम जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में पतझड़ में सही ढंग से लगाए गए स्ट्रॉबेरी के पौधे सर्दियों के लिए कहीं बेहतर तैयार होते हैं, जितना कि आमतौर पर माना जाता है। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, उनके पास 1 महीना या उससे भी ज्यादा का समय होता है ताकि वे अपनी जड़ों को मजबूत कर सके और मिट्टी में अच्छी तरह से जम सके। यह सर्दियों में सफलतापूर्वक बचे रहने का मुख्य आधार है। दूसरे, प्रकृति ने खुद ही बचाव का इंतजाम किया है। बर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे अच्छी और सबसे विश्वसनीय चादर है। सिर्फ 20-30 सेंटीमीटर बर्फ की परत पौधों को -30 डिग्री सेल्सियस के पाले से भी बचा सकती है। ऐसे आवरण के नीचे मिट्टी का तापमान शायद ही कभी -5-7 डिग्री से नीचे गिरता है, जो स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। समस्याएं केवल बिना बर्फ वाली काली सर्दियों में ही आ सकती है, जब भीषण पाला नंगी जमीन पर पड़ता है। लेकिन ऐसे में भी सही मल्चिंग हमारी मदद करती है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है। तो डरिए नहीं। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है, सही समय चुना है, क्यारी तैयार की है और पौधों को मल्च किया है, तो आपकी स्ट्रॉबेरी सर्दियों को शानदार ढंग से पार कर लेगी और वसंत में सबसे पहले बढ़ने वाले पौधों में से एक होगी। आज के लिए हमारी आखिरी और एक बेहद जरूरी सलाह, जिसका सीधा संबंध हमारे पिछले सुझाव से है। अपनी नई लगाई गई स्ट्रॉबेरी की पौध को ठंड से बचाने की चाहत में उन्हें ढकने में कभी भी ज्यादा न करें। कुछ माली ठंड से इतना घबरा जाते हैं कि वे स्ट्रॉबेरी के पौधों के लिए एक तरह से घुटन भरा माहौल बना देते हैं। वे क्यारियों को पुआल की मोटी परत से ढक देते हैं, ऊपर से कई परतों में स्पन बॉन्ड और फिर प्लास्टिक की पन्नी भी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आखिर क्यों? क्योंकि सर्दियों में स्ट्रॉबेरी के लिए पाला उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि नमी और गर्मी के कारण उनका गलना या सड़ना, यानी ओवरहीटिंग से खराब होना। ऐसे मोटी और हवाबंद ढकाव के नीचे सर्दियों या शुरुआती वसंत की हल्की गर्मी के दौरान नमी जमा हो जाती है। इससे ग्रीनहाउस जैसा प्रभाव पैदा होता है। पौधों की मुकुट और जड़ें गलने लगती हैं और धूसर फफूंद जैसे कई फंगल रोग विकसित हो जाते हैं। नतीजतन वसंत आने तक आपको स्वस्थ पौधों की जगह सिर्फ सड़े हुए हिस्से ही मिलेंगे। याद रखिए, सबसे अच्छी सुरक्षा बर्फ ही है। हमारा काम बस इतना है कि हम बर्फ को क्यारी पर टिके रहने में मदद करें। इसके लिए आप क्यारी पर देवदार की टहनियां या पेड़ों की कटाई के बाद बची हुई सूखी टहनियां बिछा सकते हैं। ये टहनियां बर्फ को जमाए रखने में मदद करेंगी। अतिरिक्त रूप से बिना बुने हुए कपड़े, नॉन वोवन मटेरियल से ढकने की जरूरत सिर्फ उन इलाकों में पड़ सकती है जहां सर्दियां बहुत कड़ी और बिना बर्फ वाली होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यह ढकाव हल्का और हवादार होना चाहिए। और यहीं आता है वह सबसे अहम मोड़, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शरद ऋतु में लगाए गए पौधों की सफलता का राज किसी जादुई खाद या मुश्किल कृषि तकनीकों में नहीं है। राज तो बस इतना है
कि हम प्रकृति को अपना काम करने देते हैं, उसमें दखल नहीं देते। शरद ऋतु में लगाई गई स्ट्रॉबेरी की झाड़ी एक समझदार खिलाड़ी की तरह होती है, जो पूरी शरद और सर्दी के मौसम को अपनी ताकतवर जड़ें विकसित करने में लगाती है, अपनी मांसपेशियां बढ़ाती है। वहीं वसंत में लगाया गया पौधा एक थके हुए घोड़े जैसा होता है, जिससे तुरंत मैराथन दौड़ने और भारी बोझ ढोने दोनों की उम्मीद की जाती है। सर्दियों का यही आराम और जड़ें मजबूत करने का समय शरद ऋतु में लगाए गए पौधों को एक जबरदस्त बढ़त देता है। वसंत आते आते आपकी क्यारी में एक कमजोर पौधा नहीं, बल्कि एक पूरा मजबूत पौधा होता है, जो फूलने और फल देने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यही कारण है कि शरद ऋतु में लगाई गई स्ट्रॉबेरी की अगले साल की फसल हमेशा ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता वाली होती है। तो शरद ऋतु में स्ट्रॉबेरी लगाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि गारंटीड परिणाम पाने का एक सचमुच स्मार्ट और आसान तरीका है। आप पौधे को जरूरी समय देते हैं और बदले में वह आपको भरपूर फसल देकर धन्यवाद करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने कुछ नया और उपयोगी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अन्य बागवानी के नुस्खे और टिप्स मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप स्ट्रॉबेरी शरद ऋतु में लगाते हैं या फिर पारंपरिक वसंत की रोपण विधि पसंद करते हैं? अपने अनुभव और राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।